संदर्भामध्ये मी आपल्याला सांगतो की त्याच्यातली बहुतांशी आश्वासनं ही सांभाळता येण्यासारखी आहेत। आणि दुसरी गोष्ट, आपण आपल्या राज्याचं उत्पन्न पण वाढवायचं असतं, रिसोर्सेस वाढवायचे असतात। आणि ज्यावेळेस आम्ही अर्थसंकल्प सादर करतो त्यावेळेस हा विचार नेहमी करत असतो की कुठं आपल्याला बचत करता येईल आणि त्याचा कुठलाही परिणाम समाजातल्या गरीब घटकावर होणार नाही। आणि त्याच्यातून बचत झाल्यानंतर ह्या योजनेला निधी त्या ठिकाणी मिळेल। मला तुमच्या या प्रश्नावरून काल मी एक विरोधी पक्षाचं दुपारी भाषण ऐकली। त्यांनी एकीकडे आमच्यावर आरोप करतात एवढ्या घोषणा प्रत्यक्षात कशा येणार, ह्या घोषणा प्रत्यक्षात यायला राज्य कर्जबाजारी होईल किंवा म्हणतात राज्य कंगाल झालंय वगैरे वगैरे। आणि त्यांनी त्याच्यात आणखीन आकडे वाढवले। आम्ही जे देतोय त्याच्यापेक्षा जास्तीचा, आणि शिवाय आणखीन वेगवेगळ्या योजना ज्या आर्थिक भार देणाऱ्या आहेत अशा प्रकारच्या त्यांनी त्या सादर केल्या। मी त्याच वेळेस ते बघितल्यानंतर म्हणलं की जे अर्थ मंत्रालय म्हणून 10 वर्षाचा अनुभव बघता त्याच्यातल्या बऱ्याचशा योजना त्यांना त्या ठिकाणी करताच येऊ शकणार नाही। आणि दुसरी गोष्ट, केंद्र सरकार त्यांच्या विचाराचं नसल्यामुळे केंद्रातनं जी भरीव अशा प्रकारची मदत ही राज्याला मिळायला पाहिजे ती त्या बाबतीमध्ये त्यांना मिळू शकत नाही। आमचं मात्र उलट आहे, आम्हाला मदत मिळू शकते। हे आंध्र प्रदेश आणि बिहारच्या उदाहरणावरून आपण सगळेजण पाहता, त्याच्यामुळे ह्या योजना आम्ही चालू। पूरे महाराष्ट्र के लिए जो घोषणा पत्र है उसके बारे में हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर सुनील तटकरे जी ये बंबई में है, वहां से उन्होंने प्रेस ली है। बारामती का मैं आपको बताता हूं। बारामती के बारे में मैंने वादा किया है मेरे वोटर्स को, बारामती के लोगों को, कि यहाँ सभी एजुकेशन के बारे में जो जो कोर्सेस यहाँ शुरू होने की जरूरत है या जो जो ब्रांचेस निकालने की जरूरत है वो सब कोर्सेस हम देने की डिसीजन लेंगे। इसमें रोड्स भी हम अच्छी तरह से बनाएंगे। जहां दूर तक जाने के लिए विलेज रोड नहीं है वो भी, जिसको हम पानंद रास्ते बोलते हैं, पानंद रास्ते मराठी में, वो भी हम अच्छे से अच्छे करके देंगे। हमारे यहाँ मेन खेती यहाँ का लोगों का व्यवसाय है और खेती के लिए और फार्मर्स के लिए हम ये जो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के माध्यम से 5000 एग्रीकल्चर पर सूक्ष्म लघु एंड मध्यम, जिसको हम बोलते हैं MSME या अन्न प्रक्रिया यूनिट्स की स्थापना करने का हमने सोचा है। ये हमने बताया है, ये हम करके दिखाएंगे। और एक अपने बारामती का एग्रीकल्चर पर आधारित जो भी इंडस्ट्री है वो एक देश में सबसे अच्छा मॉडल बनेगा, ऐसा मेरा वादा है। बारामती में हम लॉजिस्टिक पार्क इसकी भी निर्मित करेंगे। उस पार्क में कुरियर सर्विस, सूक्ष्म स्टोरेज, वाहतूक ट्रांसपोर्ट के लिए एक केंद्र, कॉल सेंटर, ऐसे उसका समावेश होगा। और ये सुविधा मेरे बारामतीयों के लिए उपलब्ध करने का मेरा इरादा है। इस सुविधा से बारामती में लॉजिस्टिक ऑपरेशंस और भी गतिमान हो जाएंगे, जिससे यहाँ इंडस्ट्री के बहुत कुछ
प्रोजेक्ट आ सकते हैं, वो खड़े हो सकते हैं। इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से लॉजिस्टिक, ये बारामती का लॉजिस्टिक पार्क ये पूरे देश में एक अच्छा मॉडल बनकर आगे आएगा। बारामती में पूरे देश में एक पहली सिटी बारामती ऐसी होगी जो हमने सोचा है कि सोलर सिटी हमें बनाने का हमारा इरादा है, और ये करते वक्त जिसके लिए रोड भी है, उसका घर भी है, और कोई जगह समझो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की इमारत हो, ये उनके लिए सप्लाई करने के लिए, बिजली मिलने के लिए हम सोलर पैनल बिठाकर ये पहली सोलर सिटी बनाना चाहते हैं। इसमें हमारे जो वोटर है, नागरिक है, उनका भी सहयोग हमें मिलना चाहिए। ऐसे मुझे उनको भी रिक्वेस्ट है, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बारामती के रोड के ऊपर के, पहले बारामती सिटी के पूरे जो लाइट्स है वो सोलर पावर पे हम चलाने वाले, उससे पावर की बचत होगी और बारामती सिटी में एक अच्छी तरह से ऊर्जा एनर्जी मॉडल ये पूरे देश में बन सकता है। और कैंसर का आजार बहुत जगह अभी आपको दिखाई देता है, उससे लोगों को बहुत तकलीफ भी होती है, फंड्स भी उनके पास नहीं रहते, गरीब लोगों को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए मैंने सोचा कि बारामती के एरिया के लोगों के लिए, आजू बाजू के तालुका के एरिया के लोगों के लिए, बम्बई को पूना के जाके उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेना असंभव है, बहुत कॉस्टली है। इसके कारण मैं एक अच्छा सा हॉस्पिटल ये वहाँ बनाना चाहता हूँ। इससे बहुत गरीब लोगों को मदद होगी, मिडिल क्लास को मदद होगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। उसमें ऐसे अलग अलग हमने सब्जेक्ट लिए और ये हमारा बारामती का विजन है, ये आपको मैंने बता दिया है। तर आपण पाहतोय लाडकी बहीण योजना सुरूच ठेवणार असं अजित पवार यांनी यावेळी सांगितलं आहे। तसा कल मला जाणवत होता। विधानसभेला निश्चित बारामतीकरांचा कल बदललेला आहे आणि तुम्हाला तो 23 तारखेला पाहायला मिळेल। बारामती का वोटर ही हमारा परिवार है, तो क्या करें, वो हमें जिता के देंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैंने 50 विलेज में जाके उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है। बाकी की भी जगह, मैं बाकी के भी विलेज में मैं जाने वाला हूं, लेकिन मेरा दोपहर से मैं महाराष्ट्र के जो एरिया मुझे दिया है पब्लिक मीटिंग लेने के लिए, वहां जाऊंगा। वहां सुबह तो ये नहीं रहता, पब्लिक रैली आप ले नहीं सकते, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे ऐसे उसका टाइमिंग रहता है। तो दोपहर के बाद मैं वहां चला जाऊंगा रात को 10 बजे तक, और उसमें से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के जो मेरे गांव में मुझे जाना बाकी है एज अ कैंडिडेट, वो जाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बारे में मुझे मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट ने प्रोग्राम भी दिया है।
दादा नमस्कार. फलटणवरून बोलतो साहेब. जिल्ह्याच्या किंवा दिसत नाही. थांब ना एकच मिनिट. आज या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रातनं जोडले गेलेले प्रफुल्लभाई पटेल साहेब असतील, सुनील तटकरेजी आहेत, भुजबळ साहेब आहेत आणि सर्वच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सन्माननीय उमेदवार यांचा मी आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आता तुम्ही तुमच्या मतदारसंघाचा जाहीरनामा तिथं तुम्ही प्रसिद्ध करा आणि तिथल्याच मीडियाच्या पुढं तो उपस्थितांना तुम्ही ती प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगा, असं माझ्या मान्यवरांना, सगळ्या सहकाऱ्यांना, सगळ्या उमेदवारांना विनंती, आव्हान आहे. धन्यवाद. हा काय बाबा बोलतोय. फलटणमध्ये रामराजे साहेब फलटण विधानसभा किंवा सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये असतात, तर ते आता राज्याच्या, जिल्ह्याच्या किंवा फलटणच्या प्रचारामध्ये राष्ट्रवादीच्या दिसत नाहीत. त्याबद्दल आपण काय सांगाल? कोण बोललं? फलटणवरून बोलतो दादा. प्रसन्न रुद्रभटे, पत्रकार प्रसन्न रुद्रभटे, दैनिक स्थैर्य. अरे पहिल्यांदा तिथलं काम होऊ द्या ना, तिथली प्रेस होऊ द्या. हा काय म्हणलं तुम्ही? मी नीट ऐकलं नाही, मला नीट ऐकायला नाही मिळालं. हा त्यांना नोटीस पाठवतो का दिसत नाही म्हणून. आप बोलिए. हा तुम्ही सांगा. मी कुठं नाही म्हणलं. मी एवढंच म्हणतोय की मला जेव्हा खासदारकीची आणि आमदारकीची संधी बारामतीकरांनी दिली, त्याच्यात आपण एक पत्रकार म्हणून मी इथं विकास केला का नाही याचं आपणच विश्लेषण मला करावं. माझ्या माहितीप्रमाणे सगळ्यांनी केलात, पण त्याच्यात माझाही थोडासा खारीचा वाटा आहे. त्यांचा मोठा आहे, माझा खारीचा आहे. महाराष्ट्र का माहौल बदला है. इसका कारण ये है, एक तो तीसरी बार सेंट्रल में एनडीए सरकार आया है, गवर्नमेंट आया है. दूसरा, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए जो बार बार हमारे अपोजिशन वाले बोलते कि यहाँ के प्रोजेक्ट, यहाँ के इंडस्ट्री बाहर जा रही है, गुजरात जा रही, वो सब गलत है. उसमें कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट में सेंट्रल की मैं बोल रहा हूं, 75,000 करोड़ का वाढवण पोर्ट, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी पोर्ट है, पहले 10 पोर्ट में उसका नंबर आ जाएगा. इतना बड़ा पोर्ट उन्होंने अपने को दिया है. उन्होंने सेंट्रल ने दिया है. वो साइट बहुत अच्छी है. आपको ताज्जुब होगा कि 35 साल चालू है. वो करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ बहुत इस पूरे देश के बाजू में समुंदर होते हुए भी साइट अच्छी होनी चाहिए, वहाँ डीप होना चाहिए. वैसे वो साइट अपने को नंबर 1 की साइट अपने देश में वहाँ मिली है, और वो महाराष्ट्र में है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में है. वाढवण वहाँ का विलेज का नाम है, और वहाँ का भूमि पूजन भी किया है. बाकी के पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, या रेलवे लाइन हो, या वंदे भारत ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, ऐसे भी बहुत से काम अभी चालू है, गवर्नमेंट के हाथ में है. उसका भी फायदा महाराष्ट्र को मिलेगा, नंबर 1. नंबर 2, इस दफा बारिश बहुत अच्छी हुई है. पिछले दफा पार्लियामेंट के चुनाव के बाद बारिश इतनी अच्छी नहीं थी. जब बारिश अच्छी नहीं रहती है तो हमारे फार्मर्स बहुत परेशान रहते हैं, उनका मन नहीं करता खेती करने के लिए. लेकिन अभी सब अपनी अपनी खेती ठीक तरह से कर रहे, क्रॉप ले रहे. हमने इंश्योरेंस 1 रुपए में उनको दिया है. उनको हमने बहुत से जगह 0% इंटरेस्ट से क्रॉप लोन दिया है. फिर ये सब होते हुए हमने उसमें
दूध का रेट भी इंसेंटिव उसमें दिया है, बिजली मुफ्त की है 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर के लिए। ऐसे बहुत से ये हमारी लाडली बहना तो बहुत ही हमारे लोकप्रिय हुई है महाराष्ट्र में। आप जहां भी जाओ और उनको, हमारे लाडली बहनों को पूछो, वो भी आपको बताएंगे। और बहुत अच्छी योजनाएं हमने लाई है और हमारा काम चालू है। हमने अलग अलग सेक्टर के लिए भी बहुत कुछ डिसीजन, ये गवर्नमेंट एकनाथराव शिंदे जी, देवेंद्र जी में जब चला रहा था तो हमने उसमें लाया है। इसीलिए हमें माहौल अच्छा दिख रहा है। दूसरा, पिछले दफा हमारे अपोजिशन वालों ने एक नैरेटिव सेट किया था, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलने वाले हैं। ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं था, कभी होगा भी नहीं। और अभी तो जो न्याय देवता है उसकी आंखों की जो पट्टी थी, आंखें बंद की थी, वो निकाली और उसके हाथ में संविधान दिया है। और हमेशा संविधान के बारे में प्राइम मिनिस्टर से सब पूरा देश एक रिस्पेक्ट हमेशा दिखाता है। तो वो भी अभी पता, वो तब उनको ऐसा लगा ये रिजर्वेशन अभी नहीं मिलेगा अपने को, ये लॉ अपने इसके संविधान भी वो कैंसिल करेंगे। ऐसे बहुत गलत उन्होंने आरोप किए और नैरेटिव सेट किया, उसकी भी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ी।